नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। अभी चाय चर्चा चेंज ये कार्यक्रम आप देख रहे हैं। आज का विषय है, क्या ये नागरिकों के वोट देने के अधिकार का मजाक नहीं है? दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं, पहले भी होता रहा होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि आप वोट किसी पार्टी को देते हैं, उसके विधायक टूट जाते हैं और किसी और पार्टी में चले जाते हैं, फिर सरकार में कोई और आके बैठ जाता है। तो ये लगातार हो रहा है और ये लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये नागरिकों के अधिकार का मजाक है। इस पे हम बात करेंगे और डिटेल में। पहले हमारे साथी जो है, हम 3 पत्रकारों के साथ बात करते हैं इस कार्यक्रम में। तो हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार उपस्थित हैं। हम उन सबका पहले इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह जी, जो द पब्लिक के एडिटर हैं, कई सारे अखबारों में काम किया उन्होंने, एडिटर रहे हैं वो। हमारे साथ हैं प्रदीप श्रीवास्तव जी, जो जनसत्ता में जिनका लंबा एक्सपीरियंस है काम करने का और चर्चित पत्रकार हैं जनवादी चीज़ों को लेकर के खास करके। हमारे साथ हैं विवेक देश पांडे जी, जो इंडियन एक्सप्रेस में थे और वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो हम जो बात करने जा रहे हैं उससे पहले भाई साहब, ये जो हमारा सवाल है, ये जिस तरह से जो महाराष्ट्र में या बिहार में या और दूसरी जगहों पे चल रहा है कि आम आदमी सरकार किसी को चुनता है, उसको लगता है कि हम बीजेपी की सरकार बना रहे हैं, या उसको लगता है हम कांग्रेस की सरकार बनाएं, या उसको लगता है हम जनता दल यू की सरकार बनाएं, किसी की सरकार बनाएं। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि सरकार कोई और बना लेता है और वो शायद जनता की मर्जी नहीं होती, ऐसी चीजें होती है लगातार। तो हम इसमें थोड़ा सा पहले एक चर्चा कर दें कि जो भारत का संविधान है उसमें ये प्रावधान है। संविधान में अनुच्छेद 326 है। हम संविधान का जिक्र बार बार कर रहे हैं क्योंकि यही है जो हमारी व्यवस्था को संचालित करता है। तो अनुच्छेद जिसको आर्टिकल कहते हैं उसमें 326 में ये लिखा है कि लोकसभा और प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिए चुनाव वयस्क मताधिकार के होंगे। यानी प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, 18 वर्ष से कम आयु का नहीं है और संविधान या किसी भी कानून के तहत अयोग्य नहीं है, वह मतदाता के तौर पर खुद को पंजीकृत कराने का अधिकार रखता है। और ये अधिकार जो है 26 जनवरी 1950 से पहले नहीं था। पहले जो देश की आज़ादी से पहले का जो था वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अनुसार अधिकार था और उसमें केवल 13% नागरिक थे जिनको वोट देने का अधिकार था। तो जब संविधान लागू हुआ तो हर नागरिक को, देश के भारत के जो नागरिक है सबको वोट देने का अधिकार मिला, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अशिक्षित हो, शिक्षित हो, सबको वोट देने का अधिकार मिला और सबके वोट का बराबर मान रहा। और लोकतंत्र में ये इसको फंडामेंटल राइट कहते हैं कि जो हमारा मौलिक अधिकार है, हम सरकार चुनते हैं, हम ही सरकार चुनते हैं, क्योंकि संविधान ने कहा है कि ये जो है देश जो है वो नागरिकों का देश है और देश के नागरिक ही तय करेंगे कि उनकी शासन व्यवस्था, उनकी पूरी चीज़ें किस तरह से चलेंगी। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं आनंद भाई साहब आपसे ही कि देश में जो अभी चल रहा है, क्या नहीं लग रहा कि ये जो नागरिकों को जो वोट देने का अधिकार संविधान ने दिया है उसका उल्लंघन है, उसका मजाक है? बिल्कुल धनंजय जी, मैं इससे पहले नागरिक जो आपका एक नया चैनल है इसके लिए शुभकामनाएं और ईश्वर करे कि मैं ईश्वर को मानता हूं, बहुत से लोग नहीं मानते, मेरे बहुत से साथी नहीं मानते हैं, खास करके जो समाजवादी और कम्युनिस्ट साथी उनको लगता है कि नहीं, लेकिन मैं ईश्वर को मानता हूं। ईश्वर करे कि आपका ये चैनल तरक्की करे। और क्योंकि देखिए, कोई भी सोशल मीडिया का चैनल, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप इस बात को कर रहे हैं तो आप इसको मन से कर रहे हैं। आप जो इसको कर रहे हैं, कुछ कमिटमेंट्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको लेके हम लोग इसको चला रहे हैं। यहाँ पे कोई इस तरह का दबाव नहीं है कि मुझे इतने का ऐड आना है, पेपर का पैसा कैसे निकलेगा, बिजली का खर्चा कैसे निकलेगा। ये प्रिंट मीडिया के जितने लोग यहाँ रहे हैं सबने उसको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस प्रेशर को हैंडल किया है। खैर, जो जैसा आपने शुरू में ही प्रस्तावना में कहा कि 1947 में जो सबसे बड़ा लोकतंत्र था, शायद दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार नर नारी की बराबरी हुई, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबका अधिकार बराबर, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबका अधिकार बराबर। मेरे ऑफिस में झाड़ू लगाने वाला और अंबानी जी के वोट की कीमत एक। बाकी अंबानी जी कुछ कर लें, बाकी हो सकता है अंबानी जी अपनी पत्नी को जब उनकी गिफ्ट वो होती, बर्थडे होती है, तो वो क्या क्या कई 100 करोड़ के वो देते हैं, लेकिन वोट उनका और मेरा बराबर है। अब
एक चीज और देखने वाला है, जो 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 जिस बात को आप उठा रहे हैं कि इन सारे, हमारे यहाँ बहुत खामियां हैं, हमारे यहाँ गैर बराबरी है, दिक्कतें हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, जात की समस्याएं हैं, लेकिन हमारा लोकतंत्र अभी तक सरवाइव किया है। हमारे लोकतंत्र ने अभी तक जब भी मौका पड़ा है तो उसने उसको उस तरह का मैंडेट दिया है जैसी उस समय की आवश्यकता थी। 75 में इमरजेंसी लगी, लगा कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, बचेगा नहीं। 77 में लेकिन फिर इंदिरा गांधी को उनकी जगह दिखाई गई, और फिर 80 में उस जनता पार्टी को, मैं ये पीछे की बात इसलिए कर रहा हूं कि वो समझना भी जरूरी है हमारी नई पीढ़ी को। 80 में इंदिरा गांधी फिर उनको लगा कि नहीं ये लोग तो रूल नहीं कर सकते, और इंदिरा गांधी ने अपनी गलतियों से सीखा। इस देश में 84 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, सबको पता है कि उनसे कहा गया कि भाई आप ये सुरक्षा में सिख लोग हैं, हटाइए, उन्होंने नहीं हटाया। वो एक सेकुलर उसकी बात करते थे। आज की तारीख में हमारे जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं किसी के वस्त्र देख के समझ लेता हूं कि वो किस समुदाय से है, ये दुर्भाग्य की बात है। मैं 2-3 चीजें इसलिए कह रहा हूं कि जैसा आपने कहा ना, ये तो हम ठगे हुए लगते ही हैं। कल मैं एक कार्यक्रम कर रहा था, वहां पे किसी व्यक्ति ने मजाक में ये कहा था, लेकिन मुझे लगता है वो सीरियस बात थी। उसने कहा कि बीजेपी को अब इलेक्शन पॉलिटिक्स से हट जाना चाहिए, बीजेपी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना चाहिए। तो वह क्यों? उसने कहा नहीं, जब बीजेपी के महारत हासिल है कि ईडी सीबीआई करके हम तोड़ के हम अपनी ही सरकार बनाएंगे, तो उसको इलेक्शन लड़ने की क्या जरूरत है? और ये हमारी व्यवस्था के ऊपर चोट करता है। ये कितनी भोंडी बात है कि आप खुलेआम मतलब ऐसे लोगों को जिनको आप एक दिन पहले तक आप सर्टिफिकेट दे रहे थे कि ये कितने भ्रष्टाचारी हैं, कितने गलत लोग हैं, उनको आज अपने यहां लाके आप उनको मंत्री बना रहे हैं और उनको एक तरह से पेट्रोनेज दे रहे हैं। और ये खुला खेल नंगे ढंग से खेला जा रहा है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम झूठे केस में तुम्हें फंसाएंगे या जो भी करेंगे। एक चीज और है जो जिसको समझना और जानना जरूरी है। जब ये डबल इंजन की बात कहते हैं और जब मोदी जी जाके किसी स्टेट पे कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तब ये होगा, ये शो करता है कि उनका लोकतंत्र में कितना विश्वास है। एक फेडरल स्ट्रक्चर में डबल इंजन की बात जो कर रहा है, वो लोग हमारे संविधान की जो मूल भावना उसके अगेंस्ट बात कर रहा है। किसी स्टेट में कोई भी सरकार हो सकती है, केंद्र में कोई भी सरकार हो सकती है, यूनियन गवर्नमेंट का काम यूनियन गवर्नमेंट का है, स्टेट का। अब यहां आके कहना कि नहीं अगर तुम डबल इंजन सरकार बनाओगे तभी यहां तुम्हारा काम होगा, और वो भी देश के सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ प्राइम मिनिस्टर अगर ये कह रहा है, तो मुझे तो ये लगता है कि जो उन्होंने संविधान की शपथ ली है ये उसका उल्लंघन कर रहे हैं। मैं ऐसी बात कह रहा हूं जिससे समस्या हो सकती है। आप डबल इंजन की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप जब किसी स्टेट में जाते हैं तो आप देश के प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं, आप बीजेपी के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं जाते हैं। मुश्किल क्या हो गई है कि हमारे प्रधानमंत्री जी उस चुनावी मोड से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, तो वो जहां पे भी जाते हैं वो अपने को बीजेपी के प्रधानमंत्री के रोल से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। दूसरी बात एक और कहेंगे कि ये जो एक नया शुरू हुआ है और ये खराब परंपरा है, इसको कोई रोक नहीं रहा है, कोई टोक नहीं रहा है। अब राज्यपाल लोग खुलेआम चुनावी उसमें आते हैं, भाजपा के झंडे फहराते रहते हैं और वहां राज्यपाल बैठा रहता है। एक नहीं तमाम ऐसे इंसिडेंट्स हैं। कोई इसका वो संज्ञान लेता है कि ये कैसे हो रहा है? राज्यपाल आज किस तरह के मनमाने फैसले कर रहा है। तमिलनाडु के राज्यपाल जी मिनिस्ट्री को सैक कर दे रहे हैं, कोई उनसे पूछ रहा है? कोई कार्रवाई हुई इस देश में? और ये जब मैं कह रहा हूं तो ये सारी चीजें मिल के एक जगह इकट्ठी हो रही हैं। अभी तक क्या है कि मैं एक अंतिम बात कह के खत्म कर रहा हूं। अभी तक क्या है कि नेता के ऊपर ये कहा जाता था कि वो झूठे वादे करता है। अब जो सरकार है खास करके भाजपा की, वो कहती है नहीं हम झूठ बोलेंगे और आप इसको सच मानिए, और अगर आप सच नहीं मानिएगा तो हम बुलडोजर चलाएंगे, हम ईडी भेजेंगे, हम सीबीआई चलाएंगे। ये नई सरकार का इस समय का प्रिस्क्रिप्शन। विवेक भाई साहब, मैं आपके पास आता हूँ क्योंकि हम सब पत्रकार होने के साथ साथ वोटर भी हैं, और महाराष्ट्र में जिस तरह का खेल चल रहा है, कल जो है पहले जो है शिवसेना अलग हुई बीजेपी के साथ, चूंकि वोट को जनता ने दिया था बीजेपी और शिवसेना को सरकार बनाने के लिए,
लेकिन शिवसेना अलग हुई और फिर एनसीपी कांग्रेस के साथ जाकर के उसने सरकार बनाई, 2.5 साल सरकार चली। फिर अचानक जो है शिवसेना के लोग टूट जाते हैं, शिंदे गुट बन जाता है और वो जो है बीजेपी के साथ मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम इसलिए बीजेपी के साथ आ गए कि हमको मैंडेट जो है वो एनसीपी के साथ, कांग्रेस के साथ जाने का नहीं मिला। फिर जो है चूंकि एनसीपी के साथ है बीजेपी, जो हमको मैंडेट दिया था और शिवसेना का जो अपना उसूल है, जो बाला साहब ठाकरे का जो की जो विचारधारा थी उसको फॉलो नहीं कर रहे थे उद्धव ठाकरे, तो हम इधर चले आए, एनसीपी के साथ हमको नहीं रहना था। अब जब एनसीपी टूट करके साथ आ गई तो अब आप फिर लग रहा है फिर एक नया समीकरण बन गया कि अभी एनसीपी को तो नहीं दिया था लोगों ने वोट, अगर उस तरह से देखें तो एक जनता वोट किसी को देती है, सरकार किसी की बनाना चाहती है और ये नेता लोग आपस में मिल करके तो कोई और सरकार बना लेते हैं। और ये जो सरकार बना रहे हैं इसमें कोई विचारधारा नहीं दिखाई पड़ रही। प्रधानमंत्री बोलते हैं कि जो है जो भ्रष्ट है जो उसको जेल जाना होगा और फिर वो जो आ जाते हैं इधर, ईडी सीबीआई होता है आ जाता है इधर। तो जनता जो है मूक दर्शक बना हुआ, हम सब जो है चुप है, समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक पत्रकार होने के साथ साथ एक नागरिक के तौर पर, चूंकि आपने भी तो महाराष्ट्र के हैं तो किसी ने किसी को तो वोट दिया, नागपुर से है आप, तो आप क्या ठगे हुए महसूस नहीं कर रहे हैं? और एक सवाल और कि अगर ऐसा है तो अब नागरिक क्या करे ऐसे हालात? जी भाई साहब। ये धनंजय जी, ये बहुत आज की तारीख में सबसे अहम सवाल ये हो गया कि जब नागरिक अपना मतदान करता है तो किसी एक विचार के साथ अपने आप को जोड़ता है, किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ता है, किसी पार्टी के साथ जोड़ता है। तो मतलब जो विचार होता है वो रिप्रेजेंट करने वाला वो व्यक्ति और वो पार्टी दोनों होती है, तो एक विचार के साथ भी जाता है। कई बार तो सिर्फ वो व्यक्ति को देखकर ही मतदान करता है, भले वो व्यक्ति शायद ऐसे पार्टी का न हो जिस पार्टी के विचार से उस मतदार का जो विचार है वो मेल खाता हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है वो काम करते हैं जब कोई मतदान करता है। कभी कोई किसी पार्टी के लिए मतदान करता है, उसको ये पता होता है कि वो जो जिसको पार्टी का जो नुमाइंदा है, जिसके पक्ष में वो मतदान कर रहा है, वो बहुत अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन वो पार्टी को देखकर मतदान करता है। कई बार वो व्यक्ति को देखकर मतदान करता है, कई बार वो विचार को मतदान करता है, तो कई बार वो तीनों फैक्टर्स को एक साथ मिलाकर करता है। तो अलग अलग वक्त पर अलग अलग फैक्टर्स काम करते हैं। कभी कभी वो एक साथ टैंडम में काम करते हैं, कभी कभी अलग काम करते हैं। तो कोई एक क्या कहते हैं उसको, पक्का कोई एक पैटर्न नहीं है कि इसी पैटर्न पर सारे लोग मतदान करते हैं, लेकिन उनका कमिटमेंट होता है उस व्यक्ति के साथ, उस विचार के साथ, और उस व्यक्ति ने किए हुए जो वायदे हैं उनके साथ भी उसका एक रिश्ता होता है। उन वायदों का विचार करके भी वो उस व्यक्ति को, उस पार्टी को मतदान करता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, विचार है, व्यक्ति है, पार्टी है, वायदे है, ये सारे फैक्टर्स जो है एक मतदार को प्रॉम्प्ट करते हैं किसी एक पक्ष में मतदान करने के लिए। जब ये सारी बातें धरी की धरी रह जाती है और वो व्यक्ति या फिर वो पार्टी या फिर वो विचार, ये सारा एकदम उलट हो जाता है और किसी दूसरे एक विचार के साथ, किसी दूसरे पार्टी के साथ, किसी एक दूसरे व्यक्ति के साथ वो संलग्न हो जाता है, उस समय बिल्कुल साफ है कि जो मतदार है, जो मतदाता है, उसका अपमान हुआ है, उसके मतदान का, उसके अधिकार का वायलेशन हुआ है। तो अगर महाराष्ट्र का विचार करें तो महाराष्ट्र में बहुत इंटरेस्टिंग हुआ है। जब शुरू में 2019 में इलेक्शन हुआ तब शिवसेना और बीजेपी ने मिलकर इलेक्शन लड़ा। तो बाद में जब सरकार बनाने की बारी आई तो शिवसेना ने इस मुद्दे पर सरकार से वो दूर, उस कमिटमेंट से वो दूर हो गए कि उनकी मांग जो है 2.5 साल मुख्यमंत्री बनाने की, उस मांग को मंजूर नहीं किया गया, भाजपा की तरफ से उसको नामंजूर किया गया, इसलिए वो भाजपा से अलग हो गए। अब जब शिवसेना का जो मतदार है वो शिवसेना को जिस वक्त उसने मतदान किया तो उसके मन में बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे। उसके मन में एक फैक्टर ये भी रहा होगा कि मैं शिवसेना को इसलिए मतदान कर रहा हूँ कि वो बीजेपी के साथ में अलाइंड है। तो ये एक वायलेशन उस मतदार का हुआ है, उस मतदाता का हुआ है, ये एक वायलेशन है उसमें। हालांकि दोनों की आइडियोलॉजी काफी सिमिलर है, तो विचार के साथ में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। विचार तो एक ही है, हिंदुत्व का विचार है, तो विचार में उसको बहुत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शिवसेना का विचार, बीजेपी का विचार एक ही है लगभग। लेकिन उसके दिमाग में उस समय ये भी विचार था
कि मैं जब शिवसेना को वोट करूंगा, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसका अलायंस बीजेपी के साथ है। जब वो बीजेपी के साथ अलायंस तोड़ता है तो शिवसेना का जो मतदाता है उसका उसके मताधिकार का वायलेशन होता है। उसी समय भाजपा का जो मतदाता है उसका भी वायलेशन हुआ है, क्योंकि भाजपा ने अगर शिवसेना के साथ जाने के लिए मना कर दिया है तो उसका जो मतदाता है उसके भी राइट का वायलेशन हुआ है। अब हम आते हैं 2019 में, जब वो 80 घंटे की सरकार बनी उस समय, तो उस समय शिवसेना और भाजपा दोनों की जो मतदाता है उनका इकट्ठा वायलेशन हुआ है उनके अधिकार का, क्योंकि दोनों ने कभी ये इस बात को इमेजिन नहीं किया था कि भाजपा और एनसीपी मिलाकर सरकार बनाएंगे। तो वहां पर एक अलग फैक्टर काम में आया। तीसरी ही कोई पार्टी आई जिसका दोनों के मतदाताओं ने कभी विचार नहीं किया था। उसके बाद जब आज की स्थिति आई है, आज की स्थिति में ये है कि उसके बाद फिर तीसरा जो एक ड्रामा हुआ महाराष्ट्र में, एकनाथ शिंदे वाला गुट शिवसेना से टूट कर बीजेपी के साथ है। उस समय उस गुट के जो मतदाता है उनके मतदान का उनकी मतदाता का कोई वायलेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने शिवसेना को, शिंदे गुट को उस समय जो मतदान किया था वो शिवसेना एक बीजेपी का पार्टनर इस नाते से ही किया था। तो जब वो गुट बीजेपी के साथ हो गया तो शिंदे गुट के जो मतदाता है उनके राइट का कोई वायलेशन नहीं हुआ है। लेकिन जब चौथी बार ये ड्रामा नहीं, हुआ, लेकिन भाई साहब विवेक जी मैं रोकूंगा, अगर कह रहे हैं तो जो शिंदे गुट जो था उसको जो वोट दिया पब्लिक ने, तो उसमें पार्टी थी शिवसेना उद्धव ठाकरे, तो वो उद्धव ठाकरे में विश्वास कर रही है। जो ज्यादातर जो वोटर हैं वो शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे के लड़के हैं उद्धव ठाकरे, उसमें बिलीव कर रही है। लेकिन जब उनके बिलीव को तोड़ करके आ जाते हैं इधर, तब क्या कहेंगे? मैं उसको जी बिल्कुल, मैं आपकी बात सही है। मैं उन मतदाताओं की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हिंदुत्व के लिए और बीजेपी के साथ जाने के लिए मतदान किया। अब वो ऐसे, उसमें बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो हिंदुत्व और बीजेपी के साथ में जो अलाइनमेंट है उससे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के लीडरशिप को। ऐसे मतदाताओं के अधिकार का हनन जरूर हुआ है उसमें, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मतदाता ऐसे हैं जो हिंदुत्व के लिए मतदान कर रहे हैं, जो शिवसेना का बीजेपी के साथ जो अलाइनमेंट है उसके लिए मतदान, तो उसको हमको बहुत फाइन प्रिंट देखनी पड़ेगी उसकी। ऐसा बहुत सुपरफिशियल हम उसको नहीं देख सकते। जब चौथी बार ये ड्रामा महाराष्ट्र में हुआ है तब सारे लोगों के सारे मतदाताओं के अधिकार का वायलेशन हुआ है। बीजेपी के जो मतदाता है उनके भी अधिकार का वायलेशन हुआ है, शिंदे गुट के मतदाताओं के अधिकार का भी वायलेशन हुआ है, और एनसीपी के जो मतदाता है उनके भी अधिकारों का वायलेशन हुआ है, उसका भी हनन हुआ है। तो ये सबसे वर्स्ट केस सिनेरियो जो है महाराष्ट्र में अभी पिछले 4-5 दिनों में इमर्ज हुआ है। तो अब इसके ऊपर इलाज क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। एंटी डिफेक्शन लॉ बना पहले बार। विवेक जी मैं इस पे आता हूँ, एक रोक रहा हूँ प्लीज, मैं इस पे आता हूँ। एक बार जरा प्रदीप जी से बात कर लेते हैं। प्रदीप जी, जो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की तो चर्चा कर ही रहे थे विवेक भाई, इस सवाल पे विवेक जी वापस आते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल है वो सेकंड राउंड। तो जो इसके अलावा आप देखिए कि बिहार में बड़ा खूब चला। बिहार में नीतीश कुमार जो है पहले 2015 का चुनाव देखते हैं तो उसमें नीतीश कुमार को और लालू प्रसाद यादव की पार्टी को बहुमत मिली। कुछ दिन बाद तोड़ करके आ गए वो इनके साथ, बीजेपी के साथ आ गए। फिर ऐसा हुआ कि 2020 में जो है नीतीश कुमार और उनको बहुमत मिला, बीजेपी को तोड़ करके आ गए आरजेडी के साथ। दोनों एकदम विपरीत ध्रुव है। बीजेपी कंप्लीटली हिंदूवादी पार्टी है, वो अलग तरीके से चीजों को देखती है, और आरजेडी अलग तरीके से चीजों को देखती है। तो ये जो चीजें हैं, तो कहीं ये विचारधारा है या नेताओं की अपनी सत्ता लालसा है या नागरिक भी कहीं इसमें दिखाई पड़ते हैं? क्या लगता है आपको? नहीं धनंजय जी, जो आपने शुरू किया कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन मैं हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत चीज़ मानता हूँ। अगर प्रशासनिक वे में तो अपना संविधान मांगता हूँ, और संविधान की सबसे खूबसूरत चीज़ जो है वो एक लाइन है कि एक व्यक्ति एक वोट। इस जो सामाजिक न्याय, गरीब अमीर, जो वर्धन जी कह रहे थे, वो जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी जो 47 के पहले बनाई गई थी, 35 में मुस्लिम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी, फिर दलित रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हुई, सब हटा के एक व्यक्ति एक, मतलब सब बराबर हैं, ये बहुत बड़ा अधिकार था। उस अधिकार का दुरुपयोग थोड़ा बहुत शुरू से होता रहा, थोड़ा बहुत नागरिक खुद करते रहे जाति और धर्म के आधार पर बट के।
इसमें वोटर्स का भी दोष है कि वैचारिक रूप से कहीं होते हुए भी अगर उनके कास्ट का खड़ा है तो वो भी जाके उधर चले जाते थे। ये बीमारी जो घाव थोड़ी सी हल्की बीमारी थी, ये धीरे धीरे अब तो कैंसर हो चुकी है, लाइलाज पहुंच चुकी है। उसका आप याद कीजिए कि 74 के आंदोलन में वादा खिलाफी को लेके कि आप हमको इलेक्शन में वादा करते हैं लेकिन वादा खिलाफी उसके बाद आप करते हैं या कहीं और चले जाते हैं, उसके लिए राइट टू रिकॉल का नारा लगा था जेपी मूवमेंट में 74 में, मुझे याद है। फिर 74 में सदन में एक चंद्रप्पा थे शायद, उन्होंने जो है वो बिल लाया, वाजपेयी जी ने सपोर्ट किया इसी इश्यूज को लेके कि आप वादा खिलाफी करते हैं, एक पार्टी से जीतते हैं फिर जाके दूसरी पार्टी में। उस समय एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं था लेकिन वो बिल पास नहीं हुआ। फिर बाद में एंटी डिफेक्शन बिल इसलिए लाया गया, तो उस समय भी ये हालत नहीं थी। उस समय जब अल्पमत में सरकार आती थी कोई, मतलब हंग असेंबली आती थी, हंग पार्लियामेंट आता था, तब ये इधर उधर चलता था। लेकिन अब तो मामला दूसरा हो चुका है। एंटी डिफेक्शन लॉ में भी फिर संशोधन किया गया 2003 में। लेकिन ये जो अब हो रहा है, ये चुनी हुई सरकार को, इसके दो पहलू हैं। एक तो वही जो नागरिक वाला आप कह रहे हैं कि आप दल बदल लेते हैं तो हम आपको वोट देते हैं, आपकी पार्टी को वोट देते हैं, आपकी पार्टी की विचारधारा को वोट देते हैं, आपकी पार्टी का जो नेता उसको वोट देते हैं, और आप जो है हमें धक्का मार के, हमारे सभी सोच को धक्का मार के आप दूसरी तरफ चले जाते हैं। तो मुझे जो लगता है वो ये बहुत ही गंभीर मामला है, और उससे भी गंभीर है जिस तरह से 9 साल से चुनी सरकारों को ईडी के जरिए, पैसे के जरिए, बल्कि ये मुहावरा चल रहा था, जैसे ये कह रहे थे वर्धन जी, अब तो मुहावरा ये भी चल रहा है कि आप इलेक्शन में पैसा क्यों खर्च करते हो, उससे अच्छा है कि इलेक्शन बाद एमएलए को खरीद के सरकार बना लो। बीजेपी को ये भी राय दी जा रही है कि आप इलेक्शन में पैसा क्यों खर्च करते हो। महाराष्ट्र में आप देखिए इसके, और एक चीज और बताया, दल बदल कानून के अलावा भी जो 11 मई को शिंदे जब टूटे थे, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो भी इस स्टेप ही को, इसी दिशा में एक आगे है कि अब आप इससे तोड़ के जो है नई पार्टी नहीं कह सकते कि असली घंटा घर की दुकान यही है, असली हल्दीराम की दुकान यही है। शिंदे ने क्या किया था, ये ने किया था कि लेजिस्लेटिव पार्टी को तोड़ के जो है विधायकों को तोड़ के दावा कर दिया, खट से स्पीकर ने मान्यता दे दिया, खट से गवर्नर ने शपथ दिला दिया, और खट से चुनाव आयोग ने भी तीर धनुष का निशान दे दिया संजय गुप्त को। 11 मई को जो ऑर्डर आया है उसमें साफ कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी ये फंसेंगे, ये जो एनसीपी की है वो फंसेंगे, इन लोग, बीजेपी भी फंसेगी। स्पीकर इस समय डालमा में है, नार्वेकर ठीक से बयान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके बाद ये तय हो गया है कि लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं तय करेगी, विप वो नहीं दे सकती है, पॉलिटिकल पार्टी देगा। विप जो है वो चुनेगा पॉलिटिकल पार्टी का, आप नहीं चुन सकते लेजिस्लेटिव पार्टी। लेजिस्लेटिव पार्टी प्रदीप भाई, मैं आता हूं आपके पास, मैं जरा विवेक भाई के पास जाता हूं, उनको निकलना भी है। विवेक भाई, जो दूसरा सवाल था हमारा, जो आप जवाब दे रहे थे, मैंने आपको रोक दिया कि नागरिकों के लिए अब क्या है, वो अपने अधिकार की रक्षा कैसे करें, क्योंकि ये वोट देना मौलिक अधिकार हमारा है और सबसे बड़ा अधिकार हमारा है। इसी के आधार पे हमारी सारी चीजें, हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं सारी तय होती है। तो नागरिक जो ठगा हुआ महसूस कर रहा है और सारी जो चीजें हैं, विचारधारा खत्म है, और नेताओं का रोल है ये कि नेता अपने नागरिकों को एजुकेट करें और उसको बेहतर दिशा में ले जाए। अगर आजादी के समय की बात करें, गांधी नेहरू वगैरह की बात करें, तो उन्होंने एजुकेट किया, नेता ने रास्ता दिखाया। नेता का, लीडर का मतलब यही होता है, जनता को रास्ता दिखाए। ये जो चल रहा है, इसमें नागरिक अब अपने लिए कैसे बेहतर स्पेस बनाए कि संविधान की रक्षा हो सके, क्योंकि नेता तो अपने सत्ता का लालच में करते हैं, जनता कैसे अपनी चीजें देख पाए। जी, इसके ऊपर एक इलाज जो है बहुत सारे लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, एंटी डिफेक्शन लॉ एक इलाज के रूप में आया था, उसको बाद में 2003 में अमेंड भी किया गया। उसके बावजूद उसमें लूप होल्स निकाल कर दल बदल, और पर्टिकुलरली बीजेपी सत्ता में आने के बाद वो इतने धड़ल्ले से हो रहा है कि गोवा में तो बिल्कुल 2 महीना पहले चुन के आया हुआ आदमी बीजेपी में चला जाता है, और कई जगह ऐसा होता है। मतलब
ऐसा भी नहीं कि 2 साल के बाद गया, 3 साल के, आप 2 महीने के 2 महीने के अंतराल में पार्टी चेंज कर देते हैं। इस तरह की भी अभी अरे पैसे का जो खेल उसमें हो रहा है। महाराष्ट्र में जो नारा लगा 50 खोके एकदम ओके, 50 करोड़ लोगों को दिए गए, इस तरह की बात हुई। एग्जैगरेशन अगर हो भी तो नहीं 50 करोड़ तो कम से कम 10 करोड़ तो दिए ही होंगे। तो ये बहुत बड़ा पैसा है, बहुत ज़्यादा पैसा है। इस तरह पैसे का उपयोग, दुरुपयोग संविधान की धज्जियां उड़ाने के लिए किया जाए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके ऊपर एक इलाज जो बहुत जो जानकार लोग हैं वो करते हैं कि राइट टू रिकॉल होना चाहिए। मतलब अगर किसी को पार्टी छोड़ना है तो उसको फ्रेश मैंडेट लोगों से लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस बिना पर उसने लोगों से मैंडेट लेकर वो चुन कर आया है, उस नागरिक के पास वापस जाना उसके लिए अनिवार्य होना चाहिए, और फिर से चुनाव करके ही वो किसी दूसरे पार्टी में उसको जाना है, जो भी उसको करना है, तो वो लोगों की सम्मति से वो खुद होके अपना निर्णय लेकर कहीं चला जाए और उसको उसकी कोई पनिशमेंट न मिले, ये ठीक नहीं है। तो वीपी सिंह जब कांग्रेस से उनका मनमुटाव हो गया था तो उन्होंने रिजाइन किया था और फ्रेश मैंडेट लिया था। रामकृष्ण हेगड़े ने भी वो किया था। साउथ में एक सेल्वराज करके थे, उन्होंने भी ये किया था। तो ये सारे लोग जो है ये कहीं ना कहीं प्रिंसिपल को मानने वाले लोग थे। उन्होंने एक प्रिंसिपल लाइफ में अपनाया था और उसका पालन भी किया। तो वो अगर चाहते तो बिल्कुल सीधे तौर पर डिफेक्ट कर सकते थे इधर से उधर, जैसे आजकल लोग करते हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो लेकिन ऐसे चाल चरित्र वाले लोग आज के पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं है, पर्टिकुलरली बीजेपी के सत्ता में आने के बाद। और ये बहुत बड़ी विडंबना है, जो लोग संस्कृति की बात करते हैं, जो कहते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति महान संस्कृति है, उस संस्कृति को हम पुनर्स्थापित करना चाहते हैं, उनके कार्यकाल में इसका सबसे ज्यादा हनन हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये अपने आप में एक अलग विषय, इसके ऊपर अलग चर्चा हो सकती है। लेकिन अभी कानून ये होना चाहिए कि कानून में ये बदलाव आना चाहिए, और कानून ये होना चाहिए कि अगर किसी को भी कोई भी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाना हो तो उसको नागरिक जो है उसको एक राइट टू रिकॉल होना चाहिए। उस व्यक्ति को फिर से एक फ्रेश मैंडेट लेके जनता में जाना होगा, और फ्रेश मैंडेट लेके वो फिर से जहां भी उसको चुन कर जाना है, विधानसभा है या फिर लोकसभा है, कहीं भी, तो फ्रेश मैंडेट लेकर ही वो पार्टी बदले। इस तरह का प्रावधान अभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ होना चाहिए ना। मैं कहूँ कि आनंद भाई साहब, जो विवेक जी कह रहे हैं राइट टू रिकॉल, और वो तो एक अधिकार तो मिला हुआ है जनता को नोटा का, कि आपको अगर कोई पसंद नहीं आ रहा तो नोटा दबा दे, एक विकल्प ये ला गया। दूसरा राइट टू रिकॉल की जो बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ये देखने को मिला कि सिंधिया के जो लोग आए टूट करके, उन लोगों ने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और फिर चुनाव में गए। तो चुनाव में गए तो विवेक भाई साहब अगर जाना चाहेंगे तो आप जा सकिएगा, है ना, क्योंकि आपका कमिटमेंट कहीं और है, तो आप रहना चाहें तो रहिए। तो आनंद भाई साहब, ये जो राइट टू रिकॉल वाला है, और जिस तरह से सिंधिया के मध्य प्रदेश में जो प्रकरण हुआ, तो जनता ने फिर उनमें से कुछ लोगों को चुना और कुछ लोगों को नहीं चुना, कुछ लोग नहीं भी चुन के आए, फिर उसको पीछे विधान परिषद में लेके आ जाते हैं चुन करके लोग, ये भी देखा गया। तो ये ऐसे हालात में, इस परिदृश्य में अगर सोचे तो जनता के अधिकार को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, जनता क्या करे कि प्रोटेक्ट हो अधिकार? देखिए, जनता ये करेगी, जनता को अपने अधिकार को अपने आप ही प्रोटेक्ट करना है, और जनता का वोट देने का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। और अगर आप वोट को ठीक से देंगे तो आप उसको प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मैं एक दो बातें इसलिए इसमें कह दूं, राइट टू रिकॉल और ये दल बदल, ये दो अलग अलग चीजें हैं। राइट टू रिकॉल जनता की ताकत है, राइट टू रिकॉल दल बदल नहीं है। राइट टू रिकॉल जनता की ताकत थी इस देश में, हो भी चुका है। गुजरात में एक चुनी हुई सरकार थी, 6-8 महीना पहले आई थी, जनता का प्रेशर लगा, उस 74 में उस सरकार को इस्तीफा देना पड़ा था। वो चुनी हुई सरकार कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर थी। मतलब लोग कहते हैं जिद्दी, वो तो महाजिद्दी की, वो कि जब देश की बात आई तो उनकी जिद के आगे कुछ नहीं। ये तो जिद्दी है कि मणिपुर में हम बोले जी, चिमन भाई पटेल को इस्तीफा देना पड़ा था। वो जनता का प्रेशर था, वो कोई और प्रेशर नहीं था। तो मेरा सिर्फ कहना है कि राइट टू रिकॉल और दल बदल अलग अलग चीजें हैं। थोड़ा एक चीज इसको ये भी समझ लेना होगा कि हमारे यहाँ ये क्या शुरू हुआ। 89 के बाद देश में
कोलिशन गवर्नमेंट के वो आए, खास करके मंडल के बाद ये क्षेत्रीय पार्टियां बन गई। ये एक लार्जर चीजों को जनता को भी समझना होगा। 89 के बाद दौर चला कोलिशन गवर्नमेंट का, वो चाहे स्टेट हो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो। स्टेट में कभी कभी किसी को पूर्ण बहुमत मिलता था, लेकिन बाय एंड लार्ज कोलिशन का वो चला। 2014 में, ये 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की मोदी जी की पहली सरकार आई। अब मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं। और उस सरकार के आने के बाद जो बीजेपी का पहला एजेंडा था, उसका यह था कि जो रीजनल पार्टीज हैं उसको कैसे खत्म किया जाए, अपने में आत्मसात कर लिया जाए। उसकी जो भी वो हर जगह किया गया। मैं उसको रिपीट नहीं कर रहा हूं, वो कई बार हम लोग बोल चुके हैं, लोग जानते भी हैं। ये एक कोई पार्टी कैसे लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये कह सकती है कि मैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहता हूं? अरे भाई, लोकतंत्र में जितना पक्ष की अहमियत है उतनी विपक्ष की भी अहमियत है। ये सदन बनता नहीं है, लीडर ऑफ हाउस से नहीं बनता है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से भी बनता है। सदन तभी बनता है जब ये टोटलिटी की बात है। और उस टोटलिटी में फिर तो लोकसभा की और विधानसभा की जरूरत ही नहीं। अगर मैं लोकसभा विधानसभा क्यों है? बहस के लिए है। लोकसभा विधानसभा ये है कि मेरा ये विचार है, आपका ये विचार है, इस हम किसान बिल को ला रहे हैं, हमारे हिसाब से ये अच्छी बातें हैं, मेरे हिसाब से खराब। ये विचार विमर्श के लिए है। अगर आप इसको जबरदस्ती, मतलब मेरे पास कम हो ज्यादा हो, मेरे पास सारा ये कुछ है, मैं इसको जबरदस्ती पास कराऊंगा, तो इसका कोई मतलब नहीं है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो बात अभी जिस बात को हम लोग कर रहे हैं, देखिए मेरे हिसाब से ज्यादा मुश्किल चीज जो ये है, अब अगर कोई किसी को वोट देता है, उस पार्टी को वोट दे रहा है, और वो पार्टी को कोई जान रहा है कि पार्टी की अगर पूर्ण बहुमत नहीं आप है उसके पास, तो वो कोलिशन के लिए कहीं ना कहीं जाएगी। तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कोई ऐसी दिक्कत जनता को भी है कि भाई इनके साथ कोलिशन किया या उनके साथ किया, अनलेस एंड अनटिल प्री पोल अलायंस है, जो महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का प्री पोल अलायंस था, इसलिए वहां बात बन सकती है। हरियाणा में तो कोई प्री पोल अलायंस नहीं था। वहां पे तो जो वो पार्टी थी वो अगेंस्ट कांग्रेस के लड़के आई थी। यहां तक भी ठीक है, क्योंकि अगर पूर्ण बहुमत नहीं है और अगर कोई सरकार बनाए, दिक्कत कहां है? जिस तरह से चुनी हुई सरकार को आप येन केन प्रकरण, और साफ साफ दिख रहा है सामने भाई, आप उनका ईडी सीबीआई सब डाल के उसके बाद आप उनको कुछ कर ही नहीं रहे हैं। तो इसका जो मुझे लगता है कि ये, और जो आपने 11 मई के ऑर्डर की बात कही, जो प्रदीप जी ने कही, वो बिल्कुल साफ साफ उससे पहले भी कई बार कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टी का एक हिस्सा विधायक दल है। विधायक दल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी एक लार्जर वो है, उसका एक हिस्सा चुनाव लड़ना भी है, उसका एक हिस्सा विधायक दल भी है, और ये लोगों को समझना चाहिए। लेकिन अब मुश्किल क्या है, ये सरकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट के कहे हुए ऑर्डर्स हैं। रोहिंटन नरीमन का 2020 में जब मणिपुर की सरकार थी, तो ये ऑर्डर है कि स्पीकर को 3 महीने के अंदर कोई पिटीशन आए उस पर डिसीजन देना है। हम नहीं देंगे। अब अगर आप बेशर्मी और नंगाई पे उतारू हो जाएं, मैं गवर्नर हूं, मैं उसको बर्खास्त कर दूंगा, अब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। मेरे पिताजी कहते थे नंगे से खुदा आ रहा। अब क्या करेगा कोई भाई? अगर गवर्नर आके कह रहा है कि नहीं मैंने उनको बर्खास्त कर दिया, मेरा उनका बनने, मैं तमिलनाडु का नाम बदल दीजिए, ये गवर्नर का काम है, गवर्नर ऐसा कर सकता है। मैं सिर्फ कहना यह चाह रहा हूं कि अगर स्पीकर काम ही नहीं कर रहा है तो कहां जाए आदमी? मुश्किल फिर से वही है जो प्रदीप जी कह रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो ये राइट है कि अगर संविधान के विपरीत कोई निर्णय हो रहा है, कोई राज्यपाल ले रहा हो या कोई ले रहा हो, तो उस पर रोक लगाए, उस पर डायरेक्टिव दे। तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर पा रही है? नहीं, अब वो फिर हम लोग एक दूसरी बहस करेंगे, किसी और दिन करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की क्या समस्याएं हैं। वो एक अलग बहस है, और उसको किसी और दिन कर लिया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या है। मैं फिर प्रदीप भाई के पास आएंगे। हाँ, मैं बस खत्म कर रहा हूं उसको। मेरे हिसाब से तत्काल उसमें एक ही है, एंटी डिफेक्शन लॉ का कोई मतलब नहीं रह गया है। अगर आप जिस पार्टी से चुने गए हैं उस पार्टी को छोड़ के आप किसी और के साथ जा रहे हैं, तो आपको इस्तीफा देके नया मैंडेट लाना है। मेरे ख्याल में इसके सिवा और इसका कोई रास्ता नहीं है। आप 2/3 1/3 ये सब बेमानी वाली बातें हो जाती हैं। स्पीकर निर्णय ही नहीं लेगा, स्पीकर 4-4 साल निर्णय नहीं लेता है। मैं एक अंतिम बात कह के आप खत्म करूं। इलेक्शन पिटीशन होती है,
गुजरात में 2017 का चुनाव था, 17 के बाद 22 हुआ, 2017 के चुनाव की इलेक्शन पिटीशन 5 साल तक 18 पिटीशन नहीं आई, उस पर निर्णय ही नहीं हुआ। अब जो करना है कर लीजिए, आप किस जुडिशरी की बात कर रहे हैं? वहां पे वो एक भाई साहब जिनका चुनाव निरस्त कर दिया हाई कोर्ट ने, वो स्टे ले आए सुप्रीम कोर्ट से, मंत्री बने रहे भाई पूरे टाइम गुजरात में। मतलब मुझे नाम तुरंत नहीं याद है वो मंत्री का वो, लेकिन ये इंसिडेंट है, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं जिम्मेदारी लेके कह रहा हूं। तो जब व्यवस्था ऐसी हो, एक हम लोग का था ना अंधेर नगरी चौपट राजा, चलिए अब ठीक है। प्रदीप भाई, जो बिहार में एक बार देखने को मिला था, रामविलास पासवान की पार्टी आरजेडी और नीतीश कुमार बीजेपी, ये तीनों में से किसी को बहुमत नहीं मिला और अलायंस भी नहीं हुआ। 2005 में बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जो है विधानसभा के विधायक जो चुन के आए थे उन्होंने वोट भी नहीं लिया और सब अपनी अपनी जगह अड़े रहे, अलायंस नहीं हुआ। और फिर उसका रिजल्ट ये आया, हालांकि नीतीश इनके रामविलास पासवान को इस बात के लिए आलोचना की कि आप मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, ये लीजिए क्या हुआ। लेकिन बाद में जनता ने एक वर्डिक्ट दिया और नीतीश कुमार और बीजेपी को ये अधिकार दिया कि आप सरकार बनाएं, पूर्ण बहुमत। तो इसको क्या, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो जो ऐसा है वो 2005 एक मिनट भाई साहब, सवाल कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आनंद भाई साहब बोला कि अगर आपको नहीं मिला है बहुमत, आप प्री पोल अलायंस तो ठीक है, लेकिन पोस्ट पोल अलायंस करते हैं उसमें जनता के साथ धोखा होता है। तो प्री पोल अलायंस को जनता ने उस प्रकरण में बहुमत दिया, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? जी कंटिन्यू करें। मैं बोलूं? हाँ धनंजय जी, ऐसा है कि आप ज्यादा नैतिकता पॉलिटिक्स में मत खोजिए, पावर पॉलिटिक्स में। वो 1947 में भी नहीं था, 1952 में भी नहीं था। यूपी में कोई भी चीफ मिनिस्टर मायावती के पहले अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। यूपी की बात कर रहा हूं, और जबकि एक ही गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। मायावती पहली ऐसी चीफ मिनिस्टर थी जिन्होंने कहा, इसलिए उसमें नैतिकता मत खोजिए। ये जो मेन टॉपिक जो आपका है, इसमें ये बात वर्धन जी की सही है, इससे नहीं होगा, उससे नहीं होगा, दल बदल से नहीं होगा, तो राइट टू रिकॉल में भी नहीं होगा। राइट टू रिकॉल में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बहस हो चुकी है, 74 में बहस हो चुकी है, इसलिए नहीं हो सकता। उसमें भी कई फ्लॉज है। मान लीजिए हम आप चुनाव में लड़ रहे हैं, हम हार गए, आप जीत के पार्लियामेंट पहुंच गए, अब मैं शुरू कर दूंगा खरमंडल की रिकॉल किया जाए, रेफरेंडम हो, कहीं ना कहीं आपको फंसाऊंगा कि जनता निकाल कर रहे, किसी औरत को लाके, किसी पैसे को दिखा के, किसी उसको, ये खतरा था। इसलिए इसको बार कई बार, मतलब इसको मना करने वाले में अम्बेडकर साहब खुद थे, जो मैंने पढ़ा, जो मेरी जानकारी है। इसलिए राइट टू रिकॉल भी किसी चीज का कोई पक्का सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन केवल एक ही नजर आ रहा है, जो आप लोगों की बातचीत से भी, उससे भी पहले मुझे लगा, वही कि आप पार्टी बदलते हैं तो आप इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़िए। ये मॉरली नहीं, कानूनी तौर पे एक ही उपाय, सिंगल उपाय। दूसरी बात रही कि देखिए, प्री पोल अलायंस हो चाहे पोस्ट पोल अलायंस हो, आप विधानसभा सरकार तो बननी है ना। सरकार नहीं बनेगी, बजट कैसे पास होगा, बजट नहीं पास होगा, लोगों को तनख्वाह कैसे मिलेगी। तो अब हंग असेंबली, हंग पार्लियामेंट आया है, तो उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है कि साहब ये नैतिक नहीं है। ये नहीं है कि आप दो आदमी उधर से तो इधर से मिलकर बनाए सरकार बनाना ठीक। 2005 में क्या हुआ, बहुत बड़ी गलती हुई, जिससे पासवान जी ने मुझे स्वीकार भी किया, उनकी किताब में भी ने लिखा है कि उन्होंने माना कि 2005 में जो उन्होंने जिद पकड़ी थी वो गलत थी, और नुकसान किसको सबसे ज्यादा उठाना पड़ा, उन्हीं को उठाना पड़ा। पार्टी सारी टूट गई, सारे एमएलए भाग गए, नरेंद्र सिंह से लेके सारे, आप तो जानते हैं, सारे एमएलए भाग गए। नीतीश है वो जीते, इसी तरह जीते लोग। और बिहार और यूपी में आप देखिए कि एक आदमी, कोई भी जो समय नेता है, उसमें से वर्धन जी भी जानते होंगे कि 80% नेता जो हैं वो मायावती, सपा और बीजेपी और इसमें घूमते रहते हैं। वहाँ एलजेपी और आरजेडी और लालू की पार्टी में जो है, अरे नीतीश की पार्टी में आप देखिए कि 50 लोग हैं जो कई बार मंत्री बने। अब उनका क्या कीजिएगा, कौन सा नियम लागू करेगा? बेसिकली जो है, मैंने इससे पहले कहा कि ये जो पता नहीं क्यों लोग, मुझे उस पर लोकतंत्र का सबसे ज्यादा फायदा नागरिक उठाता है।
और सबसे ज्यादा लोकतंत्र को खराब नागरिक कर रहा है। आप जो कहते हैं नागरिक क्या करे, नागरिक को एक वोट एक अधिकार दिया गया, पीपुल फॉर द ऑफ द इंडिया फॉर द ऑफ द पीपुल फॉर द पीपुल कॉन्स्टिट्यूशन में है। आपको इतना बड़ा वो किया गया, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती है। आप कास्ट पे चले, यादव पे चला जाएगा, श्रीवास्तव कास्ट पे चला। मेरा मतलब है कि हम भी जिम्मेदार हैं। राम मंदिर के नाम पे आप वोट देंगे, आप काशी विश्वनाथ के नाम पे वोट देंगे, तो चाहिए राम जी आपका भला करें। फिर बिल्कुल भाई साहब, 1200 गैस लीजिए आप। बिल्कुल हमारा समय भी हो रहा है, कंक्लूड करते हैं इसको। और भाई साहब आप जो कह रहे हैं उसी बात से कंक्लूड करते हैं कि नागरिकों की भी जवाबदेही है, और संविधान में तो ये है प्रावधान कि नागरिक का ही जब देश है, नागरिक का ही सब कुछ है, तो सबसे पहले तो आपको ही सोचना होगा। और नागरिकों के लिए जरूरी है कि आप नागरिक बनिए। आप जब हिंदू, मुसलमान, यादव, ब्राह्मण हो जाते हैं तो फिर आप नागरिक कैसे रहेंगे, संविधान की रक्षा कैसे करेंगे? और संविधान आपके घर की तरह है। आप अगर संविधान सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। इसलिए नागरिकों की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। आप जो कह रहे हैं प्रदीप भाई साहब, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, तो वही तो है। तो नागरिकों के लिए जरूरी है कि वो अपनी इच्छाओं को, अपनी चीजों को समझे और संविधान को समझे। जिस तरह से रामायण, गीता, महाभारत, कुरान पढ़ते हैं तो आप पढ़िए, लेकिन आप संविधान को भी पढ़िए, संविधान को भी समझिए और नागरिक होने के कर्तव्य को निभाइए। ये बड़ा जरूरी है। तो भाई साहब आप दोनों हमारे कार्यक्रम में आए और विवेक भाई साहब भी आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों आपसे मैं कहना चाहूंगा कि चाय चर्चा और चेंज जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम सिर्फ चर्चा के लिए नहीं है। इस कार्यक्रम का एक मकसद है चेंज, वो चेंज आए, और चेंज तब आएगा जब हम सब उस पर मिल बैठकर बात करेंगे और उसी के अनुसार आचरण करेंगे। आप नेताओं को गाली देंगे और आप वही काम करेंगे तो फिर ये चेंज तो नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने कार्यक्रम हमारा देखा। और अगर आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।